So hello प्यारे दोस्तों, this is Bhushan Kumar. Today I am going to discuss about the electric field due to a uniformly charged infinite sheet. Okay, तो एक अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा है सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, तो ये हमारा क्या है, दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन है ना, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये हमारा क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged infinite sheet। ओके, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है कि अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित किसी चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, चूंकि चार्ज हमारा यहाँ पे सीट पे है तो सीट मींस एरिया, मतलब यहाँ पे जो चार्ज का डेंसिटी लगेगा वो हमारा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैंने आपको बताया था शायद कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। पहला, अगर चार्ज हमारा लाइन के फॉर्म में हो तो वहाँ पे जो हमारा डेंसिटी लगता है उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अगर चार्ज हमारा सरफेस पे हो तो वहाँ पे लगता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और चार्ज अगर हमारा वॉल्यूम में हो तो वहाँ पे लगता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चूंकि सीट हमारा एक सरफेस होता है तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगी चार्ज की वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो लेट्स बिगिन। मान लेता हूं मैं, लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, रो है, रो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और मैं मान लेता हूँ एक अनंत विस्तार की एक चादर है ना, ये ओके, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज आप चाहें तो पॉजिटिव चाहें तो नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा आएगा कि प्लस चार्ज के कारण जो हमारा फ्लक्स लाइंस होंगी वे अवे फ्रॉम दिस सीट होंगी और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स दिस सीट होगी, टुवर्ड्स दिस प्लेन होगी। बस सिर्फ इतनी सी ही फर्क आएगा, ठीक है। ये बहुत ही अनंत विस्तार की, मतलब बहुत बड़ी सीट है ना, ऐसे बहुत बड़ी है, ठीक है ना। और इस पे क्या है, हमारा चार्ज जो है सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है, मतलब हर एक मीटर स्क्वायर में जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा है। कितना है, सिग्मा। चलिए शुरू करता हूं मैं। इस चादर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब एक बात सुनिए ध्यान से, ये चादर एक्चुअली ऐसे नहीं है, ये कुछ ऐसे है, यूं ऐसे करके देखिए, ऐसे है ना, ऐसे खड़ी है। बट यहाँ पे देखिए, इधर तो हम 3D में बना नहीं सकते बिकॉज ये हमारा कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ना तो शायद इतना स्मार्ट बोर्ड है ही कि हम ऐसे करके क्या करें 3D पे इसको बना सकें। तो ये आप ऐसा जूम करिए कि ये जो शेप है वो एक्चुअली ऐसे है और ये जो पॉइंट है वो क्या है, जैसे आप समझिए, जैसे कि ये सीट कुछ ऐसी है और ये जो पॉइंट भी है वो कुछ ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे, ठीक है ना। ये दूरी कितनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से दूरी लेंगे वो भी r होगा, है ना, या फिर यहाँ से कहने का मतलब है कि सीट ऐसे नहीं है ना, ऐसे आपको लगा ये दूरी अलग, ये दूरी अलग नहीं है, ऐसे। तो ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट कहीं भी दूरी लेंगे तो ये दूरी क्या लगेगी, सेम r होने वाली है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सर्फेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से होता हुआ एक गॉसियन सर्फेस हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। और r दूरी पर इसके पीछे भी एक पॉइंट हम लोग लेते हैं p डैश, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है ये उसका वो एरिया है जिसके अंदर में ये हमारे आवेश आ रहे हैं, ये हमारा वो गॉसियन सरफेस है। अगर इस सरफेस का एरिया मैं मान लेता हूँ ए है तो इसका भी कितना है, ए है। और ये कर्व सरफेस है, इसका मैं इसको ए1 मानता हूँ, इसको सॉरी ए मानता हूँ, दोनों सेम होंगे। और ये जो सरफेस है, थर्ड वाला सरफेस है कर्व सरफेस, इसका एरिया मैं लेता हूँ ए2। कितना मैं लेता हूँ, ए2। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, क्योंकि हमारा प्लस चार्ज है और यूं समझिए जब मेरा हाथ है ना ऐसे समझिए ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स लाइंस होंगी क्या होंगी, प्लस चार्ज से अवे होती है, तो इधर से ऐसे जा रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, फ्लक्स लाइंस इधर होगा और इस तरफ से कैसे होगा, ऐसे, है ना, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस वाले एरिया से फ्लक्स कैसे जाएगा, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस दिशा में। और चूंकि ये हमारा एक सिलेंडर है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये भी क्या होगा,
यानी ई और ए के बीच एंगल 0 होगा। इस सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ई इस दिशा में होगा और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी दिशा में होगा। और यहाँ पे देखिए फ्लक्स हमारा इस सरफेस के लिए क्या होगा, ऐसे, और एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी कितनी सरफेस है टोटल, 3। कितनी है, 3। तो हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे 5, क्या आ जाएगा हमारा, 5 नेट क्या जाएगा, 5 नेट आ जाएगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। 5 1 मतलब इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, हमें पता है कितना था, E डॉट A cos थीटा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही दिशा में है, क्योंकि प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें होगा। और इस सरफेस के आप इसको यूं समझिए, जैसे ये बॉटल है तो ये जो ये प्लेन है ऐसे होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, वैसे इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये जो ओशन सरफेस है कुछ यूं है, ठीक है। तो इधर भी हमारा क्या है, एरिया वेक्टर और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का जो एंगल होगा 0। अगर मैं इसको सेकंड सरफेस मानूं, यहाँ भी जाएगा E, क्योंकि डिस्टेंस r इधर भी लेनी है, डिस्टेंस r इधर भी लेनी है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम है, सिमेट्रिक है। तो ये भी हो जाएगा E A cos 0 डिग्री और प्लस phi 3 मतलब ये जो कर्व सरफेस है, मतलब अगर ये हमारा गॉसियन सरफेस है सपोज ये, तो ये जो सरफेस है ये वाला, ये प्लेन सरफेस, ये हमारा क्या है, कर्व, ये हमारा है phi 3। तो यहाँ से जो हमारा निकलेगा क्या आ जाएगा, E डॉट A cos। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूं होगा या फिर इधर यूं, और जो हमारा एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर प्लेन होगा। अरे भाई यूं देखो, मतलब का लंबवत इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और फ्लक्स ऐसे है और हमारा जो एरिया वेक्टर ऐसे है, फ्लक्स ऐसे है, तो दोनों के बीच की कितना 90 डिग्री। या फिर यूं कर लो, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया और ये हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र इधर है, एरिया वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच कितना है 90 डिग्री, दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, इनके बीच जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। और हमें पता है cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा E * A, cos 0 का वैल्यू यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, E * A, cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये जाएगा 0, तो ये हमारा हो गया 2E A, है ना, ये हो गया phi net, ये इक्वेशन 1। अब मेरी बात सुनो, दूसरे हम लोग क्या जानते हैं, गॉस लॉ, क्या जानते हैं, गॉस लॉ। तो मेरी बात सुनो, ये एरिया अगर ये है तो इसका ये जो सर्कुलर होगा वो भी ये होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना, ये भी एरिया ए है, ये भी एरिया ए, आप लोग समझ लो ना, ये मार्कर है, मार्कर अगर एरिया ए है तो ये भी एरिया ए है, और इसके बीच में कहीं भी आप क्रॉस सेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो अगर ये एरिया ए है, ये एरिया ए है, ये एरिया ए है, तो ये वाला मैंने बताया ये भी क्या होगा, यही होगा, ठीक है। चलिए अब बाय गॉस लॉ हम लिखेंगे, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, क्लोज सरफेस मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, वो क्या होता है, phi net होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। इसके अंदर कितना चार्ज क्लोज है, क्योंकि ये सीट है तो इसमें एक पाइप की तरह से मान लो तुमने 3D में घुसेड़ दिया, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज होगा, ये, ठीक है, ये चार्ज होगा। इसमें कितना चार्ज होगा, देखो यहाँ पे हमारा चार्ज डेंसिटी मतलब कि एक यूनिट एरिया में कितना होगा, सिग्मा, 2 यूनिट एरिया में 2 सिग्मा, 3 यूनिट एरिया में 3 सिग्मा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये कितना एरिया है, ए, तो ए यूनिट एरिया में कितना रहेगा, ए, यानी इस पे जो आवेश है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट v, तो q इनक्लोज्ड कितना है, इसके अंदर q कितना बंद होगा, सिग्मा इनटू a बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, इसका लेफ्ट साइड हमारा क्या है, फाइनाइट इक्वल होगा, तो राइट साइड भी हमारा क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 2EA है, एक सेकेंड, 2EA है वो हो जाएगा हमारा सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से E का वैल्यू जो निकल के आएगा, E बहुत ही गजब का एक्सप्रेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत यूज होने वाला है। यहाँ से E का वैल्यू आने वाला है कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। आप ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखिएगा, तो अगर हमारा सीट इनफाइनाइट विस्तार की है, मतलब अनंत विस्तार की है, मतलब बहुत बड़ी है ना, तो इसके कारण अगर किसी पॉइंट R पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालनी हो, तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R पर डिपेंड ही नहीं करता। ध्यान रखना, जब R क्या हो, इस सीट की साइज के कंपेरिजन में काफी नजदीक हो। अब इनफाइनाइट का मतलब मैं बता देता हूँ,
इनफाइनाइट का मतलब होता है कि तुलनात्मक रूप से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की तुलना में क्या हो, काफी बड़ी हो। जैसे कि अगर मैं ये डायमेंशन लूं, ये बोर्ड की डायमेंशन, ये मान लीजिए आपका कितना है, लगभग 1.5 मीटर और 1 मीटर का है इसका, है ना, हाँ वही है 6/4 है ना इसका साइज है। और अगर मैं यहाँ पे 1 मिलीमीटर लूँ, इस बोर्ड से 1 मिलीमीटर डिस्टेंस लूँ, तो इसकी डायमेंशन की तुलना में, या मैं मान 1 माइक्रोन मीटर ले लूँ, है ना, तो इसकी डायमेंशन की, इस बोर्ड की डायमेंशन की तुलना में जो ये डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगा। यानी इस डिस्टेंस के कंपेयर में, अगर ये दूरी मैं r ले लूँ, इस r दूरी के कंपेयर में ये जो हमारा बोर्ड का डायमेंशन हो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर सीट हमारा काफी बड़ा हो और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है वो काफी नजदीक हो, तो इसे हम लोग एज अ इनफाइनाइट ट्रीट करते हैं। इनफाइनाइट का कभी ये मतलब नहीं कि सच में इनफाइनाइट, क्योंकि भाई इनफाइनाइट कैसे बना सकते हो, यहाँ से लेके चंदा मामा इतना बड़ा तुम सीट कहाँ से लाओगे, लोहा कहाँ खर्च करोगे, है ना, तो सब बेवकूफी वाली बात हो जाएगी, है ना। अब तार बनाना है तो यहाँ से लेके इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के बारे में तो पता भी नहीं है, चंदा तारे दूसरी गैलेक्सी में चले जाएंगे, उतना मटेरियल लाने के लिए एक तो एक्सपेरिमेंट करना है जितना मटेरियल चले लेके है। तो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म है, जानना जरूरी है। इसकी साइज बहुत बड़ी है, उसकी तुलना में अगर ये मान लो इतना डिस्टेंस पे ले तो ये दूरी काफी कम हो जाएगी इसकी डायमेंशन की तुलना में, तो ये मिलीमीटर माइक्रोमीटर की तुलना में इसकी जो डायमेंशन होगी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसे हम लोग इनफाइनाइट विस्तार की कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि तुम्हारा समझ में आ रहा होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो मेरे दोस्त मेरे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं वो गगन एकेडमी को सब्सक्राइब करें। गगन एकेडमी मेरे चैनल का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है गगन एकेडमी। तो प्लीज सब्सक्राइब गगन एकेडमी और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना ख्याल रखें, बिकॉज यू आर सो क्यूट। और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।